गुड मॉर्निंग गाइस। राधे राधे। आज हम शुरुआत करते हैं न्यायपालिका पढ़ना। न्यायपालिका में हम क्या पढ़ेंगे, इसके पहले सुप्रीम कोर्ट को देखेंगे, फिर हाई कोर्ट को देखेंगे, और फिर उसके बाद जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनको, और फिर उससे संबंधित जो मुद्दे रहेंगे हम उसका अध्ययन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में हम उसके सामान्य पहलू देखेंगे, क्षेत्राधिकार। इसी तरह हम हाई कोर्ट के लिए और लोकल जो कोर्ट्स होंगे उसके लिए देखेंगे। मुद्दों में क्या हम पढ़ेंगे, न्यायिक पुनरावलोकन, कोलेजियम व्यवस्था, समस्या और कोलेजियम व्यवस्था की समस्या, महत्व क्या है, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, जैसे हमारा अखिल भारतीय यूपीएससी होती है ना, सिविल सेवा होती है उसकी जैसा ही, और न्यायपालिका की अवमानना, और विधायिका न्यायपालिका के मध्य जो संघर्ष होता है उसका देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का सीधा प्रकाशन, महत्व, समस्या क्या है उसका अध्ययन करेंगे। सामान्य पहलू में हम क्या देखते हैं, ब्रिटेन की तरह भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था दिखाई देती है, जिसके तहत न्यायपालिका के तीनों स्तर आपस में जुड़े रहते हैं। अमेरिका की तरह दोहरी न्याय व्यवस्था नहीं पाई जाती है। अब यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुआ है, एकीकृत न्याय व्यवस्था। किसकी तरह है? ब्रिटेन की तरह। इसका मतलब ये हुआ कि एकीकृत न्याय व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किसे मानने के लिए बाध्य, कौन मानने के लिए बाध्य होगा? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का निर्णय अन्य जो कोर्ट होंगे, अधीनस्थ न्यायालय होंगे, उनके लिए मानना बाध्यकारी होगा। इसका मतलब क्या है कि तीनों स्तर आपस में क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, और अमेरिका की तरह दोहरी न्याय व्यवस्था नहीं है। इसका मतलब कि जो अमेरिका में जो संघीय न्याय पालिका वाला है, तो उसमें जो अलग अलग राज्य हैं उनकी सबकी अपनी अलग अलग न्याय व्यवस्था है, ऐसा है। लेकिन हमारे यहाँ किसको अपनाया गया? ब्रिटेन की एकीकृत न्याय व्यवस्था को। अब जजों की संख्या का निर्धारण कैसे होता है? मूल संविधान में एक न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश हैं। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या का निर्धारण संसद कानून बनाकर करती है, जबकि हाई कोर्ट में जजों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो हमने क्या पाया कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा किया जाता है। और वहीं अगर हाई कोर्ट में हम देखते हैं कि संख्या का निर्धारण कैसे होता है, तो हमारे राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अब इसके बाद मूल संविधान में जो आयु कितनी थी और उसको विशेष बहुमत से बदलाव किया गया वो, तो विशेष बहुमत कब कौन सा था? 15वां संविधान संशोधन 1963 के तहत। पहले सुप्रीम कोर्ट की आयु 62 वर्ष थी, उसको बढ़ा के 65 वर्ष कर दिया गया। इसी तरह हाई कोर्ट की 60 थी, उसको 62 कर दिया गया। ठीक है, तो संशोधन याद रख लीजिएगा, 15वां संविधान संशोधन 1963। सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार संसद कानून बनाकर बढ़ा सकती है। अब इसमें नोट करके लिख लीजिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार होता है, संसद कानून बनाकर क्या करेगी? बढ़ा सकती है, लेकिन घटा नहीं सकती है। ठीक है, क्षेत्राधिकार के बारे में बात कर रहे हैं। चौथा पॉइंट इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के आयु के संदर्भ में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, इसका निर्धारण संसद कानून बनाकर करेगी, जबकि हाई कोर्ट के संदर्भ में राष्ट्रपति अनुच्छेद 77 के तहत करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई विवाद हो जा रहा है इनका, तो वैसे ही है कि सुप्रीम कोर्ट में संसद कानून बनाकर करेगी, और हाई कोर्ट में राष्ट्रपति 77 के तहत निर्णय करेंगे। अब आगे बढ़ते, योग्यता। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता, भारत का नागरिक हो, पहली बहुत कॉमन सी, सब जगह ये रहता है, मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए अपन अदर पढ़ते हैं तो भारत का नागरिक होना चाहिए भाई। दूसरा, एक या अधिक हाई कोर्ट में न्यूनतम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। एक हाई कोर्ट में भी काम कर सकते हैं 5 वर्ष तक, लेकिन न्यायाधीश के पद पे होना चाहिए। कितने साल तक? 5 साल तक। वैसे ही तीसरी विशेषता क्या बोली कि एक या अधिक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कम से कम आप 10 साल तक यहाँ पे आपको अधिवक्ता के तौर पे काम करना पड़ेगा, वकील के तौर पे। तो हमारी जो इंदु मल्होत्रा जी हैं, तो वो अधिवक्ता रही हैं, 10 वर्ष तक उन्होंने काम किया है। अब चौथी बात आती है कि राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। यह प्रावधान अमेरिका से लिया गया है, लेकिन व्यवहार में इसका अनुप्रयोग नहीं हुआ है, मतलब प्रयोग नहीं किया है।
अगर राष्ट्रपति को लगता है ना कि बहुत अच्छे पारंगत वेत्ता हैं, तो वो उनको मतलब अपॉइंट कर सकती है, लेकिन ऐसा कुछ यूज़ नहीं हुआ है हमारे यहाँ भी। 5वां, वेतन कहाँ से दिया जाता है? संचित निधि से। सुप्रीम कोर्ट का वेतन कितना होता है? चीफ जस्टिस जो मुख्य न्यायाधीश हैं 2,80,000 और अन्य न्यायाधीशों का 2,50,000। इसी तरह हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000, अन्य न्यायाधीश का वेतन 2,25,000। अब हाई कोर्ट हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे समझिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का वेतन और पेंशन सब संचित निधि से जाता है ना, और हाई कोर्ट का वेतन तो राज्य की संचित निधि से जाता है, लेकिन पेंशन जो होता है वो केंद्र की संचित निधि से चला जाता है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम आते हैं नियुक्ति। मूल संविधान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से नियुक्ति की बात की गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो मुख्य न्यायाधीश की सलाह मानना बाध्यकारी थी। बाद में मतलब पहले ऐसा था कि बोल दिया गया था कि मूल संविधान में कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह से नियुक्ति की जाएगी, फिर उसको बाध्यकारी बना दिया सुप्रीम कोर्ट ने। फिर और क्या चेंजेस हुए? बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 143 जो आर्टिकल है उसके तहत कोलेजियम व्यवस्था लागू की, जिसके तहत मुख्य न्यायाधीश के और मतलब उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 4 अन्य न्यायाधीश वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। उस व्यवस्था के आधार पे जो नियुक्ति होती है वो की जाती है। ठीक है। अब इसमें पहला पॉइंट क्या है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सामान्यतः वरिष्ठता के आधार पर की जाएगी। मतलब पहले तो यही बात आती है ना कि भाई चलो हम तो समझ गए कि मुख्य जो न्यायाधीश होंगे कोलेजियम व्यवस्था में और 4 अन्य न्यायाधीश आएंगे, लेकिन अब यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश कैसे चुने जाएंगे? तो वो वरिष्ठता के आधार पे, मतलब जो काम जो मतलब पहले से करते आ रहे हैं वरिष्ठ हैं, तो उसके आधार पे। दूसरा क्या है? सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलिजियम की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। ठीक है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? कोलिजियम की सलाह पर जो बाकी रहेंगे राष्ट्रपति महोदय करेंगे। अब कॉलेजियम व्यवस्था के आधार पर तो की जा रही है, किस सलाह पर? ये सलाह देने के लिए नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। किसकी? अन्य न्यायाधीशों की। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाई कोर्ट में नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश से सूचना मांगी जाती है। ठीक है। इसमें अगर हाई कोर्ट की बात करें, हमने ऊपर सुप्रीम कोर्ट का देखा, हाई कोर्ट का अब देखते हैं। तो अगर हाई कोर्ट में नियुक्ति और स्थानांतरण की बात करेंगे तो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश रहेगा और 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, उनसे सूचना मांगी जाएगी, जिस पर कोलिजियम निर्णय करेगा। कोलिजियम की सलाह को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति चाहे तो एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। कोलिजियम दोबारा अगर वो ऐसी सलाह देता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को मानना बाध्य रहेगा। इस संदर्भ में कोई समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है। ये छोटा सा फ्लो चार्ट टाइप का बना है, देख लीजिएगा। उसमें हाई कोर्ट का क्या? मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठ न्यायाधीश रहेंगे, और मतलब जितने अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश हैं वो जो देंगे, सजेस्ट करेंगे, वो चीज़ जाएगी कोलिजियम के पास। कोलिजियम फिर सजेस्ट करेगा हाँ हाँ ये होना चाहिए, तो वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति महोदय चाहें तो मतलब एक बार लौटा सकते हैं, लेकिन दूसरी बार अगर सलाह आ रही है तो मानने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अब इसके बाद आते हैं कोलिजियम की समस्या। आखिर वे व्यवस्था में कुछ तो समस्या होगी, मतलब हर चीज़ का रहता है ना कि अगर लाभ है तो कुछ कुछ प्रॉब्लम भी रहती है। देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जैसी उच्च न्यायिक संस्थाएं स्वचयनित संस्था बन गई हैं, क्योंकि वर्तमान न्यायाधीश ही भविष्य के न्यायाधीशों का चयन करते हैं। इस तरह बंद प्रणाली के रूप में है। मतलब कोलिजियम व्यवस्था जो वर्तमान न्यायाधीश हैं वही अपने अकॉर्डिंग अन्य मतलब भविष्य के न्यायाधीशों को चुन लेते हैं, है ना। दूसरा क्या उन्होंने बताया कि भारत में लोकतंत्र है, लेकिन निर्वाचित प्रतिनिधियों के न्यायाधीशों के चयन में कोई भूमिका नहीं है, ना ही व्यवहार योग्यता का चयन का आधार माना गया है। व्यक्तिगत मूल के आधार पर न्यायाधीशों का चयन किया जाता है। मतलब इन्होंने अच्छा सा वो रखा है, लोकतंत्र के आधार पे मुद्दा उठाया है कि भले ही हमारे यहाँ मतलब लोकतंत्र है, लेकिन हम जो प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं उसके आधार पर न्यायाधीशों को चयन नहीं किया जाता है, ना ही उनकी योग्यता का देखा जाता है, बल्कि क्या व्यक्तिगत मूल के आधार पर इनका निर्धारण होता है। तो दूसरी समस्या तो ये आई। और तीसरी बात इन्होंने क्या बोली कि कोलिजियम व्यवस्था से अपारदर्शी व्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है। परिवारवाद, भाई भतीजावाद और
वंशवाद जैसी प्रवृत्तियाँ न्यायपालिका में बढ़ रही हैं। स्पष्ट मापदंड ना होने के कारण दुरुपयोग भी बढ़ रहा है और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व तो आप देखते हैं, उनका भी नहीं है उचित प्रतिनिधित्व तो कम नहीं है। तो ये समस्या है तीसरी। चौथी क्या है, व्यवहार में भी अनेक समस्याएँ हैं। भ्रष्टाचार, अनियमितता भी दिखाई दे रही है। न्यायपालिका की विश्वसनीयता भी कमज़ोर पड़ रही है। निलंबित वादों की समस्या भी निरंतर बढ़ रही है। उम, भ्रष्टाचार, अनियमितता और न्यायपालिका की विश्वसनीयता भी क्या हो रही है। अब जब भ्रष्टाचार रहेगा तो हम विश्वास नहीं कर पाएँगे ना ऐसी व्यवस्था पे। इस तरह निरंतर ये समस्या बनी हुई है। देखिए, तो छोटे से शब्दों में 4 की पॉइंट के तौर पर जाए, एक तो 100 चयनित संस्था बन गई है। अपने से आज के वर्तमान न्यायाधीश भविष्य के न्यायाधीशों का चयन करें। दूसरा, लोकतंत्र होने के बावजूद भी जो उनकी प्रतिनिधियों की भूमिका योग्यता का कोई वो नहीं निर्धारण नहीं है। तीसरी, दर्शी व्यवस्था है, भाई भतीजावाद है, हमें जानकारी नहीं रहती इनके चुनाव का बिल्कुल। ठीक है, महिलाओं का उसमें शामिल कर दिया जा रहा है। चौथी, व्यवहार में अनेक समस्याएँ हैं, जैसे भ्रष्टाचार, अनियमितता, ये सब भी हम देख सकते हैं। तो ये कॉलेजिंग व्यवस्था की समस्या हुई। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। राधे राधे।